11वीं की पढ़ाई आपको अगर शुरू करनी है और जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए करनी है तो आपको कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप आईआईटी तक पहुंच जाएं? यह सवाल अक्सर बच्चों का आता है जो 11वीं में आते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक बच्चा 11वीं में अप्रैल के महीने में आता है क्योंकि वो बच्चा मोस्टली 10वीं तक का जो एग्जामिनेशन होता है वो मार्च के मिड तक खत्म होता है और 10-15 दिन तो ऐसे ही हंसी मजाक में निकल जाते हैं। तो अप्रैल में बच्चा शुरू करता है अपनी 11वीं की पढ़ाई। अब स्कूल में तो अभी एडमिशन होता नहीं क्योंकि स्कूल में एडमिशन मई में जब कहते हैं रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद से शुरू होगा, तो स्कूल जनरली जून से शुरू होते हैं, ठीक है, गर्मी छुट्टी वगैरह सब हो जाने के बाद। अब मई में जब एडमिशन हो जाएगा तो मई में भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा, तो अब जून से बेसिकली जब पढ़ाई शुरू होगा तो आपके पास अप्रैल और मई 2 महीने शुद्ध बचते हैं पहले तो ज्यादा पढ़ने के लिए। जून से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। अब आपका जब एग्जामिनेशन होगा तो वो अगले नहीं, अगले के अगले जनवरी में होगा। मतलब आप जिस भी साल बैठे हैं अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए उसके अगले के अगले साल आप अपना जेडब्ल्यू का एग्जाम देंगे। तो मोटा मोटी आपके पास 20 महीने बचते हैं, ठीक है। इस 20 महीने में आपका पहला एग्जामिनेशन होगा जिसका नाम होता है जेडब्ल्यू मेंस। क्लियर। अब जेडब्ल्यू मेंस की बात करें तो क्यों जेडब्ल्यू मेंस जैसा, अब तो एक तो पहला 20 महीना है, तो 20 महीना है तो क्या जरूरी है कि अभी सही प्रिपरेशन शुरू किया जाए, थोड़ा आराम मार लेते हैं, चिल मार लेते हैं। लेकिन अब देखो एक बात तो यह है, कहा जाता है कि अरे जल्दी शुरू करो अच्छा रहेगा फलाना ढिमकाना, लेकिन मैं ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं डेटा, फैक्ट, डेटा और रिसर्च। तो डेटा, फैक्ट और रिसर्च क्या कहता है? क्या वो कहता है कि 11वीं से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो देखिए आप बताता हूं डेटा फैक्ट क्या है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पर प्रॉपर रिसर्च, डेटा ओरिएंटेड कंटेंट और जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, पढ़ा सके, वैसे सेशंस मिलेंगे। तो मेक श्योर रखिएगा कि चैनल आपका सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हर साल जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को देने वाले 14 से 16 लाख बच्चे हैं। ये पिछले सालों का डेटा बता रहा हूं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे हो सकता है आप जब तक एग्जामिनेशन दे रहे हो या जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक 18-20 लाख बच्चे हो सकते हैं। कोई मतलब हैरत की बात नहीं होगी। अब ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, आईआईटी मंडी सर्वे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, परंतु ये सर्वे आईआईटी मंडी में हुआ था, ठीक है। आईआईटी मंडी के सर्वे में हुआ कि उन्होंने वहां पे जो भी बच्चे आए फर्स्ट ईयर में उनसे पूछा गया आपने अपनी तैयारी कब शुरू की थी। कुछ ने बोला 10वीं में, 11वीं में, 9th में, 10th में, बिफोर 9th 12th ग्रेड ड्रॉप ईयर। देखिए 11वीं में तैयारी शुरू करने वाले सबसे ज्यादा बच्चे आईआईटी पहुंचे। जो पूरे ये सर्वे आईआईटी में हुआ था तो सारे बच्चे आईआईटीएन थे, तो सारे बच्चे जो आईआईटी पहुंचे उसमें 57% बच्चा अपना तैयारी 11वीं में शुरू किया था। मतलब इससे यह बात सिद्ध होती है कि सबसे ज्यादा सक्सेस के चांसेस तभी होंगे जब आप अपनी तैयारी 11वीं में शिद्दत से, ईमानदारी से शुरू कर दें। ये पहला डेटा फैक्ट बताया हूं, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप 11वीं में शुरू कीजिए, समय ज्यादा मिलेगा फला, वो सब तो है ही है, पर डेटा से आपको दिखा रहा हूं कि सक्सेस भी तभी ज्यादा मिलता है जब 11वीं में तैयारी शुरू हो जाती है। क्लियर। अब तो 11वीं से आपको तैयारी शुरू करना है और आपका सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस एम नहीं है, आपका एम है आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे बेस्ट है। तो आईआईटी बॉम्बे अगर आपका एम है तो आपका पहला टारगेट होगा आईआईटी बॉम्बे का जो एग्जामिनेशन होता है जेईई एडवांस, वो होता है मई के महीने में। परंतु इस मई के महीने के पहले फरवरी में आपका होता है बोर्ड। जैसे अभी 10वीं का बोर्ड हुआ है वैसे ही 12वीं का बोर्ड फरवरी में होगा। इस बोर्ड एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जेडब्ल्यू एग्जाम में, उसको कहते हैं 75% क्राइटेरिया। मतलब एग्रीगेट जो एवरेज है, मतलब एग्रीगेट एवरेज जो कह लो, ये 75% नंबर आने चाहिए आपके 5 सब्जेक्ट में। तो 5 सब्जेक्ट में 75% मतलब 375 से ज्यादा। अब विश्वास मानिए 10वीं में जितना आसान होता था 12वीं में उतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। तजुर्बे से बता रहा हूं, बच्चों के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। पहला तो आपको ये बोर्ड्स में 75% नंबर लाने में आपको मतलब लिटरली जोर लगेगा, और इसीलिए जेडब्ल्यू ने 2 क्राइटेरिया बताया। बोला जितने सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सारे, वो तो 75% फॉलो करेंगे, पर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड भी 75% चाहे तो कर ले, परंतु कई ऐसे स्टेट बोर्ड होते हैं जहां पे 75% टॉपर को आते हैं, या मान लो कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो 70% से ऊपर जा पा रहे हैं, तो वहां पे 75 तो कोई ला ही नहीं पाएगा। तो वहां पर है कि टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाइए। टॉप 20 परसेंटाइल मतलब उस बोर्ड में, मान लेते हैं आप यूपी बोर्ड के हैं या महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, तो महाराष्ट्र बोर्ड में कितने बच्चे बोर्ड्स देते हैं। से फॉर एग्जांपल 12वीं का बोर्ड मान लेते हैं 10 लाख बच्चों ने दिया, तो 10 लाख बच्चों ने अगर दिया तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में आइए, मतलब आप टॉप के 20% बच्चों में आइए। तो 10 लाख का टॉप 20% क्या हुआ, 2 लाख। तो आपकी रैंक टॉप 2 लाख बच्चों में होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक टॉप 2 लाख बच्चों में है तो आप एलिजिबल हैं। अब आप पूछेंगे सर रैंक तो आज तक बोर्ड ने दिया ही नहीं, आपको नहीं दिया, परंतु ये रैंक
सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, आसाम बोर्ड, दुनिया के मतलब देश के सारे बोर्ड जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन जो एनटीए कंडक्ट कराता है, एनटीए को भेजते हैं। हर साल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है। जैसे देखिए सीबीएसई देख रहे हैं, सीबीएसई में जो टॉप 20% वाला जो बच्चा होता है उसको 419 नंबर लाना पड़ता है, मतलब रफली 82%, 5 चौके 84%, सॉरी रफली 84%। तो 84% लाना ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए वहां पे 75% बच्चा फॉलो करता है। परंतु आप नीचे आके देखिए कहां गया, बिहार बोर्ड नहीं आसाम बोर्ड, देखो आसाम बोर्ड में मात्र 306 नंबर दिख रहा है, 306 नंबर में आ जाता है टॉप 20%। तो इसका मतलब यहां पर बच्चा फॉलो करेगा 306 नंबर, 306 का मतलब होता है रफली 61%। तो 61% में बच्चा यहां पे टॉप 20% में आ रहा है, मतलब यहां पे मार्क्स उठाने ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हर बोर्ड अपना टॉप 20% देता है। तो आप अगर स्टेट बोर्ड से होंगे तो आप टॉप 20% को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप अगर 12वीं पास कर लिए 75% से, फिर आपका अगला पड़ाव रहता है कि अब आपको जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी में पेपर होता है, तो होता ऐसा ही है कि सबसे पहला पेपर जनवरी में होता है जेई मेंस का, फिर फरवरी में होता है बोर्ड्स, फिर जेई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट होता है अप्रैल में। और रूल यह कहता है कि आप जनवरी और अप्रैल दोनों के मार्क्स में जो बेहतर होगा वो ले लिया जाएगा। तो आप या तो यहां जहां पे अच्छा परफॉर्म कर दिए वहां के मार्क्स उठाए जाते हैं और उसी से कट ऑफ बनता है। तो आपको टॉप के 2.5 लाख बच्चों में आना है। अब मान लीजिए हो सकता है आपके एग्जामिनेशन देते देते जेडब्ल्यू में 18 लाख बच्चा बैठा, से फॉर एग्जांपल। तो अगर 18 लाख बच्चा बैठ रहा है तो आपको 18 लाख में टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना होगा। अगर आप ये टॉप 2.5 लाख में आ जाते हैं तो आप मेंस क्वालिफाइड कहलाएंगे। अभी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, मेंस क्वालिफाइड जब आप कहलाते हैं तो आप अगला एक एग्जामिनेशन होता है जेडब्ल्यू एडवांस। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर आप ये 2.5 लाख बच्चों में नहीं आए तो आप इस एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते, जेई एडवांस वाले में। तो बैठने के लिए आपको ये क्वालिफाई करना होगा, और आप क्वालिफाई किए जेई एडवांस। अब आप इस एग्जाम को देंगे, फिर इसमें जब अच्छा रैंक आएगा तब जाकर आईआईटी मिलेगा। अच्छा रैंक भी नहीं, ये कहना चाहिए कि टॉप के रैंक्स आएंगे तब जाकर आईआईटी मिलेगा। तो ये है पूरा प्रोसेस जेडब्ल्यू से लेकर आईआईटी तक का। ठीक है, अब साल 2023 में ये जो 2.5 लाख रैंक में आना है, साल 2023, 24, 25 आपको दिखा रहा हूं, ऑलमोस्ट 90 से 93, फिर 93 से 93, ऑलमोस्ट 93 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ बैठता है। हो सकता है जब तक आप आए तो परसेंटाइल बढ़ जाए, तो हो सकता है 95 परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का मतलब होता है एक तरह से रैंक, मतलब तो 95 परसेंटाइल कहने का मतलब होता है कि आप इस एग्जामिनेशन में जितना बच्चा बैठा उन सारे बच्चों में 95% बच्चों को पीछे छोड़ देने वाला इंसान या बच्चा, उसको कहते हैं 95 परसेंटाइलर। या यूं कह लो उल्टे भाषा में, 100 को 95 से माइनस कर दो, मतलब 95 को 100 से माइनस कर दो, कितना बचा 5। मतलब आप ये मानिए कि आपको टॉप के 5% बच्चों में रहना होगा, तब जाकर आपका मेंस क्वालिफाई हुआ। अगर 95 परसेंटाइल कट ऑफ है, 93 है मतलब टॉप के 7% बच्चों में रहना होगा। तो यह तरीका होता है सिलेक्शन होने का। मतलब 2.5 लाख बच्चों में अगर आपको आना है तो आप टॉप 7% बच्चों में जो आया होगा वही बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा इस 2.5 लाख में। ठीक है, और इसके लिए नंबर कितने लाने होते हैं वो हर साल बहुत बदलता है मतलब कभी पेपर कठिन आ गया, कभी आसान आ गया, कभी बहुत आसान आ गया, कभी बहुत कठिन आ गया। तो ये 300 नंबर का पेपर होता है। अब 300 नंबर के पेपर में भी अलग अलग मार्क्स होते हैं, क्योंकि कोई पेपर कठिन है कोई आसान है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक टेक्निक लगता है, उस टेक्निक से जिसमें जितना जो कठिन पेपर है उसमें कम नंबर लाएंगे, जो आसान पेपर है उसमें ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, और वैसे करके आपको कट ऑफ पूरा होगा। तो 70 से 110, 90 से 150 ऐसा सा। तो आप मोटा मोटी एक मान सकते हो कि आप लमसम 80 से लेकर 120 या 130 के बीच में नंबर लाने पड़ते हैं। बट ये कभी 150 या उससे बहुत ज्यादा नहीं गया। 150 वो भी एक साल गया था जिस साल पेपर बहुत ज्यादा आसान हो गया था, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आसान। उसके बाद से हर साल जेडब्ल्यू ने पेपर कठिन करना शुरू कर दिया। तो आप मान सकते हो 130 के आसपास पे कट ऑफ 2.5 लाख बच्चों में क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब लेकिन होता क्या है कि ये जो कट ऑफ 93 परसेंटाइल पे या 95 परसेंटाइल पे हुआ ना, इससे आप सिर्फ मेंस क्वालिफाई किए, 2.5 लाख बच्चों में आए, पर मैंने आपको बताया था इससे कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज कैसे मिलेगा? तो अगर अच्छा वाला कॉलेज चाहिए होता है तो आपको यह भी बता दूं, 2 एग्जाम है, एक जेडब्ल्यू मेंस, इसके जरिए आपको एनआईटी मिलता है, ट्रिपल आईटी मिलता है, या जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जीएफटीआई, ये कॉलेजेस मिलते हैं, और जेडब्ल्यू एडवांस के जरिए आईआईटीज मिलता है। ठीक है, तो अब ये ऐसा एग्जाम है जिससे मेजॉरिटी कॉलेजेस मिल रहे हैं।
तो इसमें कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे मेजॉरिटी मिले? क्या ये इतने 2.5 लाख में आने से मिल जाएगा? नहीं, 2.5 लाख में आने से नहीं मिलता है। वो मिलता है अगर आप 99 परसेंटाइल में है तो आपको टॉप का कॉलेज, टॉप का ब्रांच मिलेगा, मतलब अच्छा एनआईटी, अच्छा ब्रांच। अब आप जैसे जैसे परसेंटाइल में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एनआईटी खराब होगा, फिर धीरे धीरे ब्रांच खराब होगा। तो कहां तक मिलेगा? तो जनरली 96 या 97 परसेंटाइल वाले बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटीज मिल जाते हैं, उसके बाद वालों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब 99, तो इसीलिए हमेशा बच्चों को मैं बतौर शिक्षक और हर कोई बतौर शिक्षक यही बोलता है कि बच्चे को टारगेट करना चाहिए 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल टारगेट करने के लिए बच्चे को 155 से 170, 150 से 200, 170 से 200, 150 से 235, 215, मतलब मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि हर साल करीबन 150 से 200 नंबर टारगेट करना रहता है आउट ऑफ 300 इन जेडब्ल्यू मेंस। ये टारगेट होना चाहिए। बहुत कठिन पेपर में 150, बहुत आसान पेपर में 200। क्लियर है? इसी के आसपास मार्क्स घूमता है, जिससे कि आपको बढ़िया एनआईटी, बढ़िया ब्रांच मिलेगा। तो टारगेट मान लेते हैं 200, क्योंकि पता नहीं है ना कि आपका पेपर आसान आएगा या कठिन। मान लेते हैं कि भैया टारगेट लेना है तो बड़ा वाला लेते हैं, तो बड़ा टारगेट लेते हैं 200। और इसीलिए हमेशा 200 से ज्यादा नंबर लाना है, ऐसा दिमाग में होना चाहिए एक जेईई एस्पिरेंट के, तो ही जाकर वो अच्छा करेगा। क्लियर है? तो आपके दिमाग में भी 200 से ऊपर का टारगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब आपने जेडब्ल्यू मेंस कर लिया, आप 200 नंबर से ज्यादा ले आए, 99 परसेंटाइल आ गए, तो आप मेंस में तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड है, क्योंकि 95, 93 परसेंटाइल पे क्वालिफिकेशन हो जाता है। आप 99 ले आए, बहुत अच्छी बात। तो अब आप आएंगे जेडब्ल्यू एडवांस में। जेडब्ल्यू एडवांस में हर साल ये 2.5 लाख बच्चा एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है, परंतु बीच में 70-80 हजार बच्चा भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो डर जाता है। तो रफली 2 लाख के आसपास बच्चा एग्जाम देता है। अभी जो 2 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, इस 2 लाख में से टॉप के 5000 रैंक वाले बच्चे, 5000 रैंक वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटीज जाते हैं। बाकियों को आईआईटी नहीं मिलता, क्योंकि आईआईटी में सीटें उतनी नहीं है। आईआईटी में टोटल सीटें 5000 बच्चे वो हैं जो जिनको अच्छा ब्रांच मिलेगा। अन्यथा आईआईटी के पास टोटल 18,160 सीट है। ठीक है, ये अभी का डेटा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है जब तक आप देखें 18,500, 19,000 सीट हो, पर उससे ज्यादा नहीं होगा। हर साल 200-300 सीट बढ़ती है। ठीक है, तो ये 18,160 सीटें हैं अभी। ठीक, तो टॉप के 5000 ऐसे हैं जो सीट, ऐसे बच्चे जिनको अच्छा आईआईटी और अच्छा ब्रांच मिल जाता है। ठीक, अब इसमें सबसे बेस्ट आईआईटी बॉम्बे को बोला जाता है। क्यों भाई? रैंकिंग बहुत तगड़ी है, साइटेशंस पर फैकल्टी, एकेडमिक रेपुटेशन, आईआईटी बॉम्बे सब बढ़िया। चारों तरफ न्यूज में आईआईटी बॉम्बे छाया रहता है। आईआईटी बॉम्बे मोस्ट प्रेफर्ड अगेन जेईई एडवांस 2025। आईआईटी बॉम्बे स्टिल द किंग ऑफ आईआईटीज। नाउ 9 आउट ऑफ 10 टॉप 10 जेईई रैंकर्स एंड 73 आउट ऑफ 100 चोज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के चारों तरफ न्यूज है। क्यों भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, पैकेज अच्छा लगता है, सारे टॉपर जाते हैं, रिसर्च बहुत तगड़ा है, इंडस्ट्री कनेक्ट है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, सब बढ़िया चीज आईआईटी बॉम्बे में। तो आईआईटी बॉम्बे बच्चों का सपना है, ड्रीम कॉलेज है, ऐसा समझो। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे आपको जाना है। अब आईआईटी बॉम्बे में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो क्या चाहिए गुरु? तो ऑल इंडिया रैंक 66 पे बंद हो जाता है कंप्यूटर साइंस। ऑल इंडिया रैंक 66। 16 लाख 18 लाख बच्चा शुरू हुआ था, उस 16 लाख 18 लाख में टॉप 100 भी नहीं, टॉप 66 बच्चा ही यहां तक पहुंच पाता है। सोचो, 18 लाख बच्चों में टॉप 100 में भी नहीं आओगे, टॉप 66 आओगे, तब आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो बेटा आसान तो कहीं दूर दूर तक नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। और हर साल वैसा ही है, 2025 का, 2024 का, 2023 का, हर बार 70 के अंदर ही बंद हुआ है। तो आप अगर टारगेट कीजिएगा तो 60 के अंदर का टारगेट कीजिएगा, टॉप 60 रैंकर, तभी मिलेगा आईआईटी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आईआईटी तो मिल जाएगा, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। अब तो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं अदर आईआईटीज भी हैं। तो अदर आईआईटीज जैसे टियर 1 आईआईटीज उनको कहते हैं, जो 7 आईआईटीज हैं पुराने वाले। अगर वहां जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो अब जैसे ये भी बता दूं कि ये 66 रैंक लाने के लिए हर बार ये जो जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर होता है ये 360 का होता है। कितने का? 360। जेईई मेंस 300 का था, ये 360। 360 के लिए बच्चा 320, 280, 300 ऐसे नंबर लाता है। मतलब इतना टॉपर बनने के लिए 360 में 320 के टाइप का आसपास लाना पड़ता है। अब अगर मान लेते हैं आप बोले नहीं आईआईटी बॉम्बे बहुत कठिन है, नहीं हो पाया, मान लेते नंबर नहीं आया, तो सबसे टॉप के जो आईआईटीज हैं जो पुराने वाले हैं वहां जाना है तो क्या करना होगा? तो वहां जाने के लिए 270 से 280 के आसपास जनरली लाना पड़ता है। 360 में जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा आईआईटी कॉम्प्रोमाइज कर लें कि चलो एवरेज आईआईटी में चले जाएंगे, थोड़े मतलब पुराने 7 वाले में नहीं, तो आपको 210 से 220 में काम बन जाएगा।
अगर आपका ऐसा कि एकदम ही पीछे वाले आईआईटी में जाने के लिए भी तैयार हैं, जैसे आईआईटी तिरुपति, आईआईटी भिलाई, ऐसे ऐसे आईआईटी जो बहुत ही नए खुले हुए हैं, कोई प्लेसमेंट ज्यादा का रिपोर्ट नहीं है इनका और कोई बहुत अच्छा बम फोड़ काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे 150 से 200 में काम बन जाएगा। ये बात है कंप्यूटर साइंस की। अब अगर आपको ऐसा है कि सर कुछ भी मिल जाए, आईआईटी कोई भी मिल जाए मैं चला जाऊंगा, तो लास्ट ब्रांच की बात होती है। तो टीयर 1 जो पुराने वाले हैं उनमें कुछ 160 170 में बात बनती है, टीयर 2 में 150 से प्लस में बात बनती है, और टीयर 3 में 145 या 140 प्लस में। मोटी बात ये कि मिनिमम नंबर आपको वहां क्या दिख रहा है, 145 प्लस, मैं मानता हूं 150 नंबर तो लाना ही पड़ेगा 360 में, तब जाकर आईआईटी पहुंचेंगे, वो भी आखिरी ब्रांच की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए तो आपको तो 160, मतलब ये बहुत रेयर बता रहा हूं, जनरली 180 होता है, जनरली 180 होता है, 180 190, अगर वो भी एकदम सबसे पीछे वाले आईआईटी में अगर आपको सब कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 50% से नीचे अगर आईआईटी वाले पेपर में ला रहे हो तो गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये आंकड़े हैं। अब एग्जामिनेशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जेडब्ल्यू मेंस क्या होता है, एक साल में 2 बार दे सकते हो, जनवरी और अप्रैल बताया हूं। पीसीएम आपसे पूछते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 75 सवाल होते हैं, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स। सारे सवाल 4-4 नंबर के होते हैं, तो 25 × 4 100 नंबर का फिजिक्स, 100 का केमिस्ट्री और 100 का मैथ। ठीक है, 300 नंबर बनता है, +4 -1 का मार्किंग स्कीम। ये बहुत सिंपल है और बच्चा इसको अपने जीवन काल में 3 बार दे सकता है। जिस साल 12th पास कर रहे हो उसके 1 साल और 1 साल और 2 बार ड्रॉप ले सकते हो, पहला ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप। बट जनरली फर्स्ट ड्रॉप ही बच्चा लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन बच्चे को सिर्फ 1 ड्रॉप अलाउ करता है। यह कहता है कि आप जेई मेंस भले इस साल दे दिए, पर अगर आप 2 बार ड्रॉप लिए ना तो इस बार जेडब्ल्यू एडवांस नहीं दे पाओगे। जेडब्ल्यू एडवांस सिर्फ 12th वाले ईयर में और उससे 1 साल और ड्रॉप ईयर, बस इतना ही दे सकते हो। ठीक है, ये 1 साल में 1 बार होता है, जैसे ये साल में जनवरी और अप्रैल 2 बार होता है, ये सिर्फ 1 बार होता है मई में। ठीक है, ये पेपर मई में होता है। इसमें 2 पेपर पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर 1 पेपर 2, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पेपर 1 180 नंबर, पेपर 2 180 नंबर, 102 सवाल आता है, 51 + 51। ठीक है, 17 17 17 17 फिजिक्स, 17 केमिस्ट्री, 17 मैथ्स, फिर 17 फिजिक्स, 17 केमिस्ट्री, 17 मैथ्स। क्लियर? 51 फ्रॉम दोस। मार्किंग स्कीम इसमें अलग अलग रहता है, कुछ सवाल 3 नंबर के, कुछ सवाल 4 नंबर के, कुछ सवाल पे नेगेटिव मार्किंग 1, किसी पे 0, किसी पे -2। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और इसके सवाल कठिन रहते हैं। और इसमें 2 पेपर रहता है ना, ये दोनों पेपर 3-3 घंटे का रहता है, 3 घंटा 3 घंटा, 6 घंटे का टोटल पेपर होता है एक दिन में। तो ये एग्जामिनेशन कठिन है, काफी कठिन। क्लियर? अब बात कर लें, ये कंपैरेटिवली इजियर है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो आराम से निकल जाएगा। ये टफर है और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस से नहीं निकलता, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डीप अंडरस्टैंडिंग, ये सब चाहिए। इसीलिए टॉप का 2.5 लाख बच्चा यहां एग्जाम देने के लिए अलाउड होता है, बट पहुंचता 2 ही लाख है। तो 2 लाख बच्चा पहुंचता है और उसमें से भी आईआईटी कितने को मिलता है? टॉप के 5,000 10,000 को। समझ रहे हो? ऐसे लेवल का है एग्जाम। चलिए, तो 2027 का अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं, कोई भी बच्चा अगर 2027 में प्रिपेयर करना चाह रहा है, तो जो बच्चा जेई प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को आप समझिए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। टोटल आपको 11वीं 12वीं मिला के बताऊं तो 78 चैप्टर्स हैं, 78 चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर। आपको इतने चैप्टर्स सिर्फ 20 महीने में कंप्लीट करने हैं, और सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, उसका पीवाईक्यूज लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, सारी चीजें करनी है। मतलब ये समय आपको कम पड़ेगा। तो पहले तो सिलेबस समझिए, प्लान बनाइए। बिना प्लान के अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसा समझिए कि 100 किलोमीटर का रेस है, बस बिना प्लान के ऐसे ही दौड़ गए, कभी 100 किलोमीटर पूरा नहीं होगा। कीप योर बेस स्ट्रॉन्ग विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कभी हवा में मत समझिएगा, एनसीईआरटी भगवान होने वाला है आपका, ये बेस बनाएगा आपका। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर प्रैक्टिस। जनरली 2 साल की तैयारी में बच्चा प्रैक्टिस ही सबसे पहले छोड़ता है। पढ़ता तो वो रोज रहता है, पर वो क्वेश्चन बनाना छोड़ देता है और यहीं वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये काम मत कीजिएगा। और डेली का टारगेट रखिए, 3 से 4 घंटा मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब चाहे बुखार भी हो जाए ना, 4 घंटे से कम नहीं पढ़ोगे। हालांकि आपको एक दिन में 8 घंटे के आसपास का पढ़ाई बनाना चाहिए, परंतु मिनिमम बोल रहा हूं 3 से 4 घंटा। ठीक है, 3 से 4 दिन में एक चैप्टर, 4 से 6 घंटा, माफी चाहते हैं। और ये डेटा से बता रहा हूं भाई, अब हवा में नहीं बता रहा हूं, अभी डेटा दिखाऊंगा कि क्यों डेटा में ऐसा बोल रहा हूं, ये भी रिसर्च और सर्वे से बता रहा हूं। ठीक है, तो एक चैप्टर 3 से 4 दिन में 4 से 6 घंटे की डेली पढ़ाई होनी चाहिए।
प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्यों, देखो जरा ये वाला, और ये देखो आईआईटी मंडी का ही वो जो सर्वे है ना, वो चीज वहीं से दिखा रहा हूं। आईआईटी मंडी वालों ने अपने बच्चों पे सर्वे किया था, तो उन्होंने पूछा था आप कब पढ़े, ज्यादा कब पढ़े, कम कब पढ़े। तो ड्यूरिंग क्लास 11th बच्चों ने बताया वो पढ़ते थे कैसे, लेस देन 2 आवर्स पढ़ने वाले इतने बच्चे, 2 से 4 घंटा पढ़ने वाले उससे थोड़ा ज्यादा, 4 से 6 घंटा पढ़ने वाला सबसे ज्यादा बच्चे, मतलब मेजॉरिटी बच्चा 4 से 6 घंटा डेली पढ़ता था 11th में। उसके बाद 6 से 8 घंटा पढ़ने वाले बच्चे कम, और 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले तो सबसे कम बच्चे, हो सकता है यही टॉपर्स होंगे मे बी। फिर ड्यूरिंग क्लास 12 अलग, तो देखो 11th में आपको दिखा एवरेज सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेजॉरिटी वो 4 से 6 घंटा तो बेयर मिनिमम पढ़ रहे हैं, 6 घंटे, और इसलिए मैंने बोला 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, बट बेयर मिनिमम 4 से 6 घंटा, 8 घंटा वाला ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको आना चाहिए, क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस, टाइम के वीडियोस, प्रोडक्टिविटी के वीडियोस में लाता रहूंगा, पर अभी आप इन चैप्टर्स से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो स्टार्टिंग करने के लिए आसान होते हैं और चीजें समझ आती हैं। फिजिक्स में ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो आप इन चैप्टर से शुरुआत कीजिए, आसान पड़ेगा। और किताबों की अगर बात करें तो किताब में आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन में रखना चाहिए सबका। फिजिक्स के लिए 2 किताब है जो सबसे बेस्ट है, एचसी वर्मा और डीसी पांडे। केमिस्ट्री में एमएस चौहान है, फिर एन अवस्थी है और एनसीईआरटी है। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पे भरोसा कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट है केमिस्ट्री में। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आरडी शर्मा और सिंगेज, इसमें एनसीईआरटी सजेस्ट नहीं करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ज्यादा सजेस्टेड है, क्लियर। इन किताबों के साथ शुरू कीजिए और मैं समय दर समय आकर आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए, हो सकता है आपका कुछ और डाउट हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आपके लिए बहुत सारा हेल्प, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा गाइडेंस, सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।